प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 9 में क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कैदी और कोकिला नामक कविता की व्याख्या एवं अर्थ से संबंधित प्रश्नोत्तर का कार्य चल रहा था। इसी क्रम में आज इस पाठ का अंतिम पद आपको पढ़ना है, उसी की व्याख्या और उसी पर आधारित अर्थगत प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक है। जैसा कि पिछले टर्न में लिया गया था, काली तू रजनी भी काली से लेकर के कोकिल बोलो तो आज इसी क्रम में जो अंतिम पैराग्राफ हमारा है, तुझे मिली हरियाली डाली, यहाँ से लेकर के संकेत डालेंगे कापी में और कोकिल बोलो तो। ठीक है। यहाँ तक इसी के अंतर्गत जैसा कि लिखते हैं, जिन बिंदुओं के आधार पर प्रतिदिन आपको याद दिलाया जाता है कि कैसे आपको लिखना है व्याख्या इसकी। तो सबसे पहले संकेत बताया जा चुका है, अभी संदर्भ पूर्वत रहेगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्रसंग जरूर है, पैराग्राफ में अलग थोड़ा सा होता है, तो उसके विषय में हम देखेंगे। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों को पहले पढ़ेंगे, फिर प्रसंग की बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पढ़ना है। जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपकी खुद समझ में आएगा कि प्रसंग इसका क्या हो सकता है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि जेल में है, कारागार में, अंग्रेजों के शासन के समय, इसीलिए 10 फुट का संसार अपने कारागार की ओर संकेत किया है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशो, किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब इन पंक्तियों को आपने पढ़ा तो इसके अंतर्गत आपने देखा एक पंक्ति आई है बहुत अच्छी कि देख विषमता तेरी मेरी। यहाँ पर कोयल और कवि दोनों की जो वर्तमान स्थिति है उसमें बड़ी विषमता है। तो कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तुम्हारी प्रेरणा से मैं कारागार में ओजस्वी कविताएं तो रच रहा हूं, लिख रहा हूं, लेकिन इसके अतिरिक्त और मैं क्या करूं। हे कोयल, तुम मेरा मार्गदर्शन करो। ये आपको प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम्हारी प्रेरणा से मैं ओजस्वी रचनाएं तो कर रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं क्या करूँ। इसके लिए हे कोयल, तुम हमारा मार्गदर्शन करो। ठीक है। इसके बाद व्याख्या में आते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली। कोयल कहाँ बैठती है आप जानते हैं, वो स्वतंत्र है, नभ में विचरण करने वाली पक्षी है, तो हरे हरे वृक्षों की डालियों पर बैठती है। कोयल, कवि कहता है कि हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियां प्राप्त है। ठीक है। तू हर जगह विचरण कर सकती है, तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर सकती है। लेकिन कवि की स्थिति क्या है, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि को उस काली कोठरी में, काली कोठरी मीन्स क्या, अंधेरी कोठरी में, जहां कोई प्रकाश नहीं है, कोई उजाला नहीं है, ऐसी काल कोठरी में रहना पड़ रहा है। कवि कहता है मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी है, और हे कोयल, तुम तो प्रकृति में सभी जगह विचरण करती हो, हरे हरे वृक्षों पर, उनकी हरी हरी डालियों पर बैठती हो। तेरा नभ भर में संचार। हे कोयल, तू तो सारे आकाश में विचरण कर सकती है, संपूर्ण आकाश में, खुले आकाश में विचरण करने वाली पक्षी है, पूरे नभ में तेरा अधिकार है। और जबकि कवि अपने विषय में कहता है
मेरा 10 फुट का संसार परतंत्र है। कभी तो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और कारागार की काल कोठरी में बंद है, 10 फुट की कोठरी। इसीलिए उसने यहाँ पर प्रयोग किया कि मेरा तो 10 फीट का ये सीमित कक्ष है, मैं तो बंदी गृह में हूँ, इसके बाहर कहीं न आ सकता हूँ न जा सकता हूँ। मैं अपनी बंदी गृह से बाहर घूम भी नहीं सकता। तेरे गीत कहावे वाह, हे कोयल, जब तुम गाती हो तो तुम्हारी मधुर आवाज को सुनकर सभी वाह वाह कहते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं, सभी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सभी तुम्हारी बड़ाई करते हैं। लेकिन जब मैं रोता हूं तब रोना भी है मुझे गुनाह, गाने की बात कौन करे। यहां तो रोना भी गुनाह है। रोता हूं तो लोग मेरी वेदना को सुनना भी नहीं चाहते। हे कोयल, मेरी परिस्थिति और तुम्हारी परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। तेरी और मेरी परिस्थिति में जो वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि तू आजाद है और मैं कैदी हूँ, कारागार में हूँ। तू तो आजाद है, सारे नभ में, सारे आकाश में विचरण करती है, प्रकृति की गोद में घूमती है, प्रकृति के प्रांगण का आनंद लेती है, लेकिन मैं तो बंदी हूँ और बंदी गृह में बंद हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल, तू अपनी और मेरी विषमता को देख रही है कि हमारी और तुम्हारी परिस्थिति में कितना अंतर है, ठीक है। इसके बावजूद भी, ये सब जानते हुए भी बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। ये सब जानते हुए कि तेरी और मेरी परिस्थिति बहुत विपरीत है, इसके बावजूद भी तू रणभेरी बजा रही है, रणभेरी का संकेत कर रही है, संगीत बजा रही है। परंतु हे कोयल, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। तुम्हारी इस हुंकृति को मैं सुन करके, तुम्हारी इस आवाज को मैं सुन करके, तुम्हारे इस रणभेरी रूपी संगीत को मैं सुन करके, हे कोयल, मुझे ये बतलाइए कि तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारे इस रणभेरी के संगीत को सुनकर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। मैं अपनी रचनाओं से और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ, तुम ही मुझे समझाओ। कवि कहता है कि हे कोयल, तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में कृति रचनाएं लिख रहा हूँ, ओजस्वी कविताएं लिख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त और मैं क्या करूं, ये मुझे समझाइए। कोकिल के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर। मोहन कौन है? अब ये मोहन महात्मा गांधी का नाम है। महात्मा गांधी को मोहन के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने जो देश को आजाद कराने का व्रत ले रखा है, दृढ़ संकल्प ले रखा है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि प्राणों का आशो किसमें भर दूं। आशो मीन्स मदिरा होता है, लेकिन यहाँ पर वो मदिरा नहीं है जिसको पी करके लोग नशे में इधर उधर घूमने लगते हैं, मानसिकता खो बैठते हैं। यहाँ पर आजादी रूपी स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए उस शक्ति के रूप में कहा गया, प्राणों की शक्ति के रूप में लिया गया है। कवि कहता है कि मैं प्राणों की शक्ति किस में भर दूं, किस दिशा में लगा दूं। हे कोयल बताइए, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के व्रत को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की शक्ति को किधर लगा दूं, क्या करूं। कोकिल बोलो तो, तुम मेरा मार्गदर्शन करो, तुम मुझे रास्ता बताइए, तुम हमारा मार्गदर्शन करो। ठीक है, तो इसी के साथ ही व्याख्या का खंड खत्म होता है।
इस पाठ का व्याख्या का कार्य समाप्त होता है। और इसी पैराग्राफ पर अब हम देखेंगे अर्थगत प्रश्नोत्तर लिखने के लिए। तो आइए उस क्रम में सबसे पहला प्रश्न हमारा है, ठीक, सबसे पहला प्रश्न इसमें लेंगे, कवि और कोयल की स्थिति। कवि और कोयल की स्थिति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। स्थिति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अभी भी आपने व्याख्या खंड में देखा, व्याख्या में आपको बताया गया था कि दोनों की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, कवि काल कोठरी में बंद है, कैद है क्योंकि वो कैदी है, जबकि कोयल खुले आकाश में विहार करने वाले विचरण करने के लिए स्वतंत्र है। दोनों में यही अंतर है। अगला प्रश्न है इसी क्रम में कि कोयल के गीत और कवि का रोना किस रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कोयल के गीत, कोयल के गीत और कवि का रोना किस रूप में देखा जाता है। ठीक, तो देखिए कि कोयल के गीत सुन करके, कोयल जब गाती है तो उसके गीत को सुन करके लोग प्रसन्न होते हैं और मुंह से वाह वाह कहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कवि का रोना सुनकर लोगों के मुंह से आह निकल पड़ती है। दोनों में यही अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, प्रश्न नंबर 3 कि कोयल की हुंकरत पर कोयल की हुंकरत पर कवि क्या करना चाहता है। ठीक, कोयल की हुंकरती पर कवि क्या करना चाहता है। तो देखिए, कोयल की हुंकरती यानी कोयल जब युद्ध का संगीत बजा रही है, रणभेरी बजा रही है, तो उसकी इस तरह की हुंकार को सुनकर, कोयल की हुंकार पर कवि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और भी बलिदान करना चाहता है और कोयल से मार्गदर्शन की बात भी करता है। ठीक है ना, प्रश्न के उत्तर समझ में आ रहा है ना। कवि और कोयल की स्थिति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहला जो आपको बताया गया, एक बार पुनः, कवि काल कोठरी में कैद है जबकि कोयल खुले आकाश में विचरण करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, अगला प्रश्न, कोयल के गीत और कवि का रोना किस रूप में देखा जाता है या देखा जाता था। ठीक है, चलिए देखा जाता है कि ये दे रहे हैं।
तो देखिए, कोयल के गीत सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं, मुंह से वाह वाह करते हैं, और कवि का रोना सुनकर लोगों के मुंह से आह निकलती है। ये अंतर दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न हमारा था कि कोयल की हुंकृति पर कवि क्या करना चाहता है। तो बच्चों, कोयल की हुंकृति पर कवि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और भी बलिदान करना चाहता है। वो ओजस्वी कविताएं तो लिख रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बलिदान करने के लिए तत्पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि कवि गांधी जी की प्रेरणा से प्रेरित है। सिद्ध कीजिए कि कवि गांधी जी की प्रेरणा से प्रेरित है। सिद्ध कीजिए कि कवि गांधी जी की प्रेरणा से प्रेरित है। ये आपको जो है स्पष्ट करना है। कैसे आप कह सकते हैं? तो अभी आपने इसकी अंतिम पंक्तियों में पढ़ा था कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। ठीक है, इन पंक्तियों को आपने पढ़ा था। कवि ने स्पष्ट पूछा है कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं। यहाँ मोहन गांधी जी के लिए आया है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। इससे सिद्ध है कि कवि और कविता दोनों ही गांधी जी के कार्यों से प्रभावित है और गांधी जी के चरित्र से बहुत ही प्रभावित है। लेकिन कवि गांधी जी से बहुत प्रभावित है, इसीलिए उसने यहाँ पर उनका नाम लिया है, क्योंकि गांधी जी का जो देश की आज़ादी के प्रति कार्य था, उन्होंने किया, अपना जीवन सारा देश के लिए समर्पित कर दिया, वो वास्तव में सराहनीय है, अद्वितीय है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आगे इसमें एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, अगला प्रश्न जो इससे लिया गया है वो ये है कि कैदी और कोकिला के बीच की, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला के बीच की समानता को स्पष्ट कीजिए। के बीच की समानता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। कैदी और कोकिला के बीच की समानता को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कौन सी कैदी और कोकिला दोनों के बीच में समानता दिखाई पड़ती है? तो देखिए बच्चों, कवि और कोकिल में समानता ये है, क्या समानता है समझ रहे हैं? बता सकते हैं?
कवि और कोकिल में समानता ये है कि दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं, दोनों के मन में स्वतंत्रता की भावना है, ये समानता है। अब कोकिल अपनी जोशीली ध्वनि से स्वतंत्रता की ज्वाला धधका रही है, जबकि कवि क्या कर रहा है? कवि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, कारागार में है, लेकिन दोनों के ही अंदर स्वतंत्रता की भावना दिखाई पड़ रही है। यही दोनों में समानता है। ठीक है ना बच्चों? तो इसके साथ ही इस पाठ का जो व्याख्या खंड था और अर्थगत आधारित प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं, और अगले टर्न में हम इसी पाठ के पाठ पर आधारित जो प्रश्न अभ्यास हैं उनको लेकर प्रस्तुत होंगे। ठीक है।